नींद और कुछ अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेखक और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल चावला। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या जब हम नींद कम लेते हैं तो क्या इससे हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है? क्या इससे हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है और इससे किस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्टिव प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक जी लिम्फेटिक सिस्टम हमारे दिमाग में होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स को क्लियर करता है। मेमोरी का कंसोलिडेशन होता है। नींद के दौरान हमारे दिमाग के अलग-अलग सेंटर्स एक्टिव रहते हैं एंड उनके अंदर सिनैप्सेस लगातार बनते जाते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम दिन भर में कर रहे हैं, एक तरह से उनका कंसोलिडेशन नींद में हो रहा है। अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है या फिर ड्यूरेशन कम हो जाती है नींद की, तो कहीं न कहीं वो जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, उसका एक्यूमुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा अटेंशन, हमारा कंसंट्रेशन ख़राब हो सकता है। एक तरह से हमारी मेमोरी ठीक से चूँकि कंसोलिडेट नहीं हो पाती है, तो हमारा ध्यान भटकता जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम से 1 रात पहले, 2 रात पहले ठीक से सोता नहीं है, तो एग्ज़ाम्स के दौरान हो सकता है उसको ठीक से चीज़ें याद ना रहें, क्योंकि मेमोरी कंसोलिडेशन का काम नींद में हो रहा था, जो कि हो नहीं पाया। डॉक्टर राहुल, मेरा एक सवाल है। आजकल लाइफस्टाइल लोगों का इतना ख़राब हो गया है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, बार बार पेन किलर लेते हैं और उससे कुछ टाइम तक उनका सर दर्द नहीं रहता, फिर ठीक हो जाता है, फिर दोबारा फिर होने लगती है। तो क्या ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है? और अगर माइग्रेन है तो क्या इसका कोई भी कनेक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम से? माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और हेडेक तो सिर्फ सिम्पटम है। तो माइग्रेन इज़ अ डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट को हेडेक होता है और हेडेक के साथ कुछ और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी डेवलप हो सकते हैं अगर वो माइग्रेन कॉम्प्लिकेट हो जाए तो। देखा जाए तो माइग्रेन कम से कम दुनिया भर में 10 से 12% लोगों को हो सकता है, इतना कॉमन है माइग्रेन। और अगर हम हेडेक्स की बात करें तो जितने भी प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है, उसमें भी माइग्रेन काफ़ी कॉमन है। तो जो माइग्रेन के अंदर जो हेडेक होता है, बहुत ही टिपिकल रहता है। इसमें अचानक से सर दर्द के साथ लाइट से आवाज़ से इरिटेशन होना, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, प्रोड्रोमल सिम्पटम्स आना, कुछ पेशेंट्स को ऑरा आता है। ओके। कभी-कभी माइग्रेन कॉम्प्लिकेट हो सकता है और सर दर्द के बाद लड़खड़ाहट आ सकती है, पैरालिसिस, स्ट्रोक तक हो सकता है। तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रीक्वेंटली माइग्रेन टाइप के एपिसोड्स आने लगते हैं और माइग्रेन की जो ये फ्रीक्वेंसी है, वो अचानक से नहीं बढ़ती, धीरे-धीरे बढ़ती है। जी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को महीने में 1 या 2 बार सर दर्द हो रहा है, तो धीरे-धीरे बढ़कर 2 से 4 बार होगा, 8 से 10 बार होगा, ओके। फिर डेली होने लगेगा। लोग क्या करते हैं कि हेडेक हो गया तो पेन किलर खा लिया। लेकिन जब वो ऐसा करते रहेंगे महीनों तक, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पेशेंट को डेली हेडेक्स होने लगेंगे। तो ये डेली हेडेक्स जो हो रहे हैं, वो हो रहे हैं क्रॉनिक माइग्रेन की वजह से। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट ने माइग्रेन के हेडेक होने पर पेन किलर तो खा लिया, लेकिन उस माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेडिकेशंस नहीं ली, ना ही कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए। इसके अलावा एक एंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक। ओके। यानी कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है, पेशेंट ने हेडेक के लिए दवाई खा ली, अगर लॉन्ग टर्म में वो दवाइयाँ खाईं, तो वो दवाई खाने की वजह से हेडेक होने लगेगा पैराडॉक्सिकली। ओके। तो ये मेडिकेशन ओवरयूज़ हेडेक यूजुअली माइग्रेन पेशेंट्स में हो जाता है। तो अगर 6 महीने, साल भर तक लगातार आप पेन किलर्स खा रहे हैं माइग्रेन के लिए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको पैराडॉक्सिकली हेडेक होने लगे। मेरा एक सवाल ये है कि जब हम नींद कम लेते हैं तो क्या इसकी वजह से अल्जाइमर, पार्किंसंस और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है? लॉन्ग टर्म में अगर हमारी नींद ठीक से नहीं होगी, चाहे स्लीप की क्वालिटी हमारी डिस्टर्ब हो रही हो या नींद की ड्यूरेशन हमारी कम हो रही हो, अगर ये सब होता है तो लॉन्ग टर्म में अल्जाइमर्स या बाकी डिमेंशिया जो होते हैं, उनका रिस्क बढ़ सकता है। ये एक एसोसिएशन है, ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी की नींद ख़राब है उसको डेफिनेटली डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये सारी जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियाँ होती हैं, उनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एंड स्लीप इज़ डेफिनेटली वन ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर। जब हम सोते हैं तो स्लीप के दौरान हमारे दिमाग के अंदर जी लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो दिमाग के अंदर जो कचरा मौजूद है उसको क्लियर आउट करता है। तो जी। ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगर क्लियर आउट नहीं हुए तो दिमाग के अंदर वो फंस सकते हैं, इंटैंगल्ड होकर कलेक्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे दिमाग के क्रिटिकल एरियाज़ में जाकर डिजेनरेटिव प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अमाइलॉइड प्रोटीन हो गए, इन सब का एक्युमुलेशन हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में
डिमेंशिया जैसे कि अल्जाइमर का रिस्क बढ़ा सकता है। सर एक बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जैसे लोग धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, मोबाइल का ओवर यूज़ करते हैं, उससे हमें पता है कि उससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो नर्वस सिस्टम पे हमारे अटैक करता ही है। क्या हम अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी आदतें या फिर कुछ ऐसे काम हम करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हो लेकिन हमें पता ना हो? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। ओके। जब स्ट्रेस यानी कि अगर हमें अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन एक्चुअली हैव डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल connotations as well. It can have different neurological connotations as well. तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है पहले से प्री एग्जिस्टिंग और लेकिन उसको स्ट्रेस भी है साथ में, तो आप देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर डिस्पाइट मेडिकेशन थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है। तो स्ट्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरह के हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या बाकी बीमारियों में। और जब ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब अगर अनकंट्रोल रहेंगे तो वक्त के साथ धीरे धीरे वो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे। तो हो सकता है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है तो धीरे धीरे दिमाग में छोटे छोटे क्लॉट बनने लगे। ओके। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि स्ट्रेस होने की वजह से लॉन्ग टर्म में सीधा कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जाएगी, बट स्ट्रेस की वजह से अगर आपका बीपी अगर अनकंट्रोल्ड है तो दैट कैन लीड टू सम स्मॉल क्लॉट्स इन द ब्रेन, जिससे मेमोरी इश्यूज बाद में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन ना भी हो लेकिन आप स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ों को लेकर, आप एंशियस हो जाते हैं, है ना। अगर आप ऐसा हो रहे हैं तो अचानक से भी आपका बीपी शूट अप कर सकता है। और अगर आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं और अचानक से इस तरह का कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ गया, बिहेवियरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ गया, तो अचानक से बीपी बढ़ सकता है। जी। उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज़ अवॉइडेबल एंड वी शुड डू इनफ टू अवॉइड स्ट्रेस। और अगर आपको स्ट्रेस या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो इट इज़ नेसेसरी दैट वी सीक ट्रीटमेंट फॉर इट। मेरा एक ऐसा ही सवाल है स्ट्रेस से रिलेटेड। आजकल जो लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो 14-14 घंटे रील देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो रही है और इससे स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है? यूजुअली जब भी हम सोने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइट्स बंद करते हैं और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर कोई एक गाना लगा देते हैं, सॉफ्ट सा गज़ल सुनते हैं, है ना। और ये सोचते हैं कि हमको अच्छी नींद आ जाएगी। इसके उल्टे अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे तो क्या होगा, फ्लैशेस ऑफ लाइट आएंगे, साउंड आएगा, वो साउंड भी लगातार चेंज हो रहा है। आप रील देख रहे हैं, है ना, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो आवाज़ें चेंज हो रही हैं, लाइट्स चेंज हो रही हैं, उसमें कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी है। कभी हो सकता है आपको वो देख के गुस्सा आ जाए, आप कमेंट्स पढ़ दें, कमेंट्स पढ़ के आपको गुस्सा आ जाएगा। तो हाइपर अराउजल मोड में हम जा रहे हैं, हाइपर अलर्ट हो रहे हैं हम। तो नींद से पहले ऐसा करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि नींद में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हाइपो अलर्ट स्टेट में जाना है। इसके अलावा मोबाइल लाइट की वजह से हमारा जो मेलाटोनिन का रिलीज़ है वो भी डिसरप्ट हो सकता है। और मेलाटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन है और मेलाटोनिन की वजह से हमें प्रॉपरली नींद आती है। अगर हमारा स्लीप आर्किटेक्चर ख़राब हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी स्लीप क्वालिटी इफ़ेक्ट होगी और लॉन्ग टर्म में इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। स्ट्रेस से ही ऐसा एक मेरा जुड़ा सवाल है। जैसे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी नींद खराब हो रही है, फिर हमारी नींद खराब हो रही है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है, तो इस लूप से कैसे निकलें? स्ट्रेस और स्लीप एक तरह से एक विशियस साइकिल बन जाती है। अगर स्ट्रेस में है तो नींद नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का एक तरीका ये है कि हम रूट कॉज पे काम करें, क्यों हमें वो स्ट्रेस हो रहा है। अगर अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो हमें उसको ट्रीट करना है। अगर कोई ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं हमारे आसपास जो कि हमें स्ट्रेस दे रहे हैं तो उन्हें हमें रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है। कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर कुछ बिहेवियरल बदलाव लेकर आना है ताकि हमें सामने वाली चीज़ें उतनी परेशान ना करें। कि कोई किसी से हम, अगर मान लीजिए कोई हमें कुछ कह देता है और हमें वो चीज़ चुभ जाती है, अब रात में हम वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो उससे हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, हमारा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। अब सवाल ये है कि हमें करना क्या है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं माइंडफुलनेस अप्रोच के साथ, अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, वो अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। एंड अगेन, अगर कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी रहती है मुझे,
तो कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है कि मुझे कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो? हमारे दिमाग के अंदर फ्रंटल लोब एक रहता है जो कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जी। ठीक है। अगर फ्रंटल लोब में कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, कोई ट्यूमर है या फिर स्ट्रोक आ गया है या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से फ्रंटल लोब के अंदर कोई परेशानी डेवलप हो रही है, तो बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो, बहुत बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो सकता है। इसलिए अल्जाइमर्स डिमेंशिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, ही वाज अ पॉलिटिशियन एंड एक पब्लिक मीटिंग में ही वाज कॉट वाचिंग सम स्लीजी वीडियोस ओके। एंड उनके जो बाकी साथी लोग थे उन्होंने भी बताया कि इनका बिहेवियर काफ़ी बदल गया है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से वो मीडिया के टेंशन में आ गए और काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स उनके अगेंस्ट में लिखे जाने लगे। ओके। देन ही वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी एग्जामिनेशन में जिससे उनको लगा कि ये जो भी है सिम्टम्स ये साइकियाट्रिक नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया। हमने भी पेशेंट को देखा और ओके। जब स्कैन कराया तो देखा फ्रंटल लोब के अंदर एक बड़ा सा ट्यूमर था, मेनिंजियोमा था। लेकिन पेशेंट को कोई सर दर्द नहीं था, कोई पैरालिसिस नहीं था, तो सिर्फ़ और सिर्फ बिहेवियरल सिम्पटम्स थे, लेकिन उसका कारण न्यूरोलॉजिकल था। डॉक्टर चावला, आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं अगर खराब नींद ले रहा हूँ तो इस को बेटर करने के लिए मैं क्या करूँ? सिंपल सा मुझे 5 ऐसे स्टेप बता दीजिए जिससे मैं अपनी नींद क्वालिटी को बेटर कर पाऊँ। पहली चीज़, फ़ोन से दूर रहिए। सोते वक़्त आपने फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, मेक श्योर जब भी आप सोने के लिए जाएँ तो एनवायरनमेंट कंडक्टिव हो। बाहर से आवाज़ आ रही है, लाइट चल रही है, आस-पास के लोग शोर मचा रहे हैं, तो ऐसे में आप हाइपर अराउज़ल स्टेट में रहेंगे। तीसरी चीज़, एक डिसिप्लिन होना चाहिए नींद के अंदर। ट्राई कि आप एक ही वक़्त पर सोने जाएँ और एक ही वक़्त पर उठें। ज़्यादा लेट तक नहीं सोना है, 10 से लेके 11 बजे तक, 9 से लेके 12 बजे तक एक ठीक टाइम है सोने का, उस टाइम को फ़ॉलो करने की कोशिश करें। चौथी चीज़, बहुत लोगों की आदत होती है ओवरथिंक करने की। लोग क्या करते हैं, दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनके बारे में सोचते हैं। जब वो सोचेंगे तो उन्हें हो सकता है गुस्सा आ जाए या उन्हें लगेगा कि इस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो हमें ओवरथिंक नहीं करना है सोने से पहले। अगर आप ओवरथिंक करेंगे चीज़ों को लेकर, तो आपकी नींद डेफ़िनिटली डिस्टर्ब होने वाली है। एंड लास्ट, अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत पीते हैं तो ध्यान रखिए कि लास्ट कैफ़ीन इनटेक आपका सोने से 6 घंटे के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप कैफ़ीन पिएंगे शाम को तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप स्ट्रेस लेवल आपका कम रहेगा, उससे आपकी नींद डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। लास्ट मेरा ये सवाल है कि नींद तो हो गया, लेकिन मैं अगर ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने की बात करूँ तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे नॉर्मली तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन किस तरीके से मैं ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकता हूँ? ब्रेन पावर से अगर आपका मतलब है कि एज अ स्टूडेंट अपनी मेमोरी बूस्ट करनी है हुँ, या फिर आपका जो ब्रेन फॉगिंग है वो ना हो, हुँ, हमारा कॉग्निटिव स्किल्स प्रिजर्व रखें या फिर ओल्ड एज में जाकर डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाए, हुँ, तो उसके लिए हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी या मिनरल डेफिशिएंसी हमारे अंदर ना हो। अगर है तो हम उसको टाइमली करेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत बार B12 डेफिशिएंसी या कुछ और विटामिन डेफिशिएंसी से लॉन्ग टर्म में डिमेंशिया या फिर मेमोरी इम्पेयरमेंट के खतरे हो सकते हैं। फ़ोन का यूज़ प्लीज़ कम करिए, स्पेसिफिकली सोने से पहले। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आगे चलकर मेमोरी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है एंड शॉर्ट टर्म में भी आपका जो कंसंट्रेशन है, जो अलर्टनेस है, वो इम्पैक्टेड रहता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर कोई भी को एग्जिस्टिंग कंडीशन है, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है, तो उसको ट्रीट करना सही वक्त पर और उसको प्रिवेंट करना उतना ही ज़रूरी है। ऐसा स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आप किताबों से पढ़ाई करेंगे कंपेयर टू मोबाइल फ़ोन्स या फिर लैपटॉप्स, तो किताबों से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से याद रहेगी। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि अगर हम फ़ोन से पढ़ते हैं तो रिकॉल पावर इतनी अच्छी नहीं होती। हुँ। तो ठीक है, फ़ोन का यूज़ करना भी अपना, तो ठीक है, आईपैड का और लैपटॉप का यूज़ करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं हो कि आप पूरे वक्त सिर्फ आईपैड से या लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं। हुँ। अगर आप पढ़ाई करते हैं किताबों से तो उसमें आपकी रिटेनिंग पावर, जो आपको चीज़ें याद बेहतर तरीके से रहती हैं।